जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम जानेंगे कि पूरा दुनिया का ध्यान इस चंद्रमा पे क्यों टिका हुआ है। हाल ही में भारत के द्वारा जो चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया, उसका बाकी के देशों ने क्या प्रतिक्रिया दिया पक्ष और विपक्ष में, और हम लोग ये भी देखेंगे कि चंद्रमा पर ऐसा क्या है जो बाकी का सभी दुनिया उस पर अपना ध्यान लगाए बैठा हुआ है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक से। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों कि हम अमेरिका, रसिया, चाइना, जापान तथा यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी यूरोप के सभी देश और इसके अलावा जो भी देश है उसका ध्यान चंद्रमा की तरफ हाल ही के समय में बहुत ज्यादा बढ़ा है और अपना तरह तरह का मिशन वहां पे लॉन्च कर रहा है। अब सभी देशों में ऐसी हो गया है वहां अपना अब मानव मिशन भेज रहा है, यानी मानव को वहां भेज के और वहां बेस कैंप बनाने की योजना बना रहा है। हालांकि इसके लिए सभी देशों ने अलग अलग तरीके से प्रक्षेपण किया, प्रयास किया, कुछ सफल भी हुआ, कुछ असफल भी हुआ। और इसी कड़ी में भारत ने जो पिछले 14 जुलाई को जो चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया है उसका सभी दुनिया ने एकदम पक्ष में बहुत तरह से बधाइयां दिया है, जिसका मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया, चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स हो गया, नासा हो गया, तमाम जितने भी आप देख रहे होंगे सभी ने इसरो को इस चंद्रयान 3 की सफलतम प्रक्षेपण के लिए हर तरीके से बधाइयों का तांता लगा रहा और बधाई मिलता रहा। लेकिन इसी कड़ी में कुछ ऐसे भी व्यक्ति, कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जिनको यह इसरो की यह कामयाबी उसको हजम ही नहीं आ रहा है। वो तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन ये मैं सबसे पहले ये दिखाने का प्रयास किया कि इसरो की इस कामयाबी पर सभी देशों ने अपने पक्ष में एक अच्छा सा मैसेज भारत को यानी कांग्रेचुलेशन किया, अर्थात मतलब एक अच्छा सा मैसेज किया। लेकिन हम दो उदाहरण आपको बताएंगे। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये ही नल्ला भूखा पाकिस्तान का एक मंत्री है। ये एक अजब सा बयान देता है। इसका बयान है, इसका कहना था कि अगर चंद्रमा को पृथ्वी पर से ही देख सकते हैं तो वहां जाने की क्या जरूरत है। इसको तो कुछ पता है नहीं, ये जो हम मनता जो भी है बुरखा नंगा पाकिस्तान अपना जो मनाएगा वो बयान देगा। तो इसका तो मानते हैं कि भारत के साथ इसका कैसा रिश्ता है, तो हर तरीके से अपना बयान दे सकता है। लेकिन एक बयान आपको आश्चर्यचकित करने वाला है। ये बयान आता है, ये महाशय जी हैं ब्रिटेन के मंत्री। ये ब्रिटेन के मंत्री जो भारत में इसरो की इस सफलता का तो बधाई देते हैं, लेकिन बधाई में ही भारत को जलील करने का प्रयास करता है, एक तरह से व्यंग कसने का प्रयास करता है। इसका यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कुछ इसका ट्वीट किया हुआ है, वेल डन इंडिया ऑन द सक्सेस ऑफ योर स्पेस प्रोग्राम। यानी इस तरह से यहाँ कह रहा है कि इसरो को स्पेस प्रोग्राम में यह उपलब्धि के लिए बधाई दे रहा है। लेकिन इसके नीचे पढ़िए ये क्या कह रहा है, तथा ब्रिटेन के मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए कि बेकार में जो है भारत को अपना जो है विदेशी सहायता लाखों पाउंड में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इसकी इस बयान से, इस ट्वीट से ये नजर आता है कि इसकी मानसिकता आज तक जो अंग्रेज के जमाना का जो औपनिवेशिक वाला था, औपनिवेशिक सत्ता का, वो आज तक इसके मन से गया नहीं है। ये आज तक भारत को जो है जलील करने का प्रयास करता है। ये दिखाना चाहता है कि भारत आज भी गरीब है और भीख मांग के और दूसरों के यानी दान पे चलने वाला है। लेकिन इसको मालूम, हालांकि इसका बधाई पे भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने तरह तरह का तो प्रतिक्रिया दिया, यानी कि कहने का था इसको बुरा भला तो हर तरीके से किया गया। इसमें भारतीयों ने इसको मतलब याद दिलाने का प्रयास किया कि देखो, सबसे पहले आप ये बयान दे रहे हो कि भारत जो है ये इन्वेस्टमेंट पर यानी कि विदेशी सहायता पे चलता है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भारत 2010 ईस्वी तक विदेशी सहायता के मामले में विदेशों से पैसा मंगाता था, नो डाउट है। लेकिन आज की स्थिति की मैं बात करूं तो भारत जितना विदेश से मंगाता है पैसा, मतलब विदेश से निवेश लाता है, उससे ज्यादा कहीं दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी दूसरे देशों को राहत पहुंचाता है। तो ये आप जान लो। और दूसरा नंबर, इसके ट्वीट के जवाब में भारतीयों ने ये जवाब इसके बोला गया कि सबसे पहले तो आपने हमारे देश को इतने 200 वर्षों तक लूटा, और आपको याद होना चाहिए कि आपके यहाँ जो संग्रहालय में, जो देखने वाला म्यूजियम में जितना भी वस्तुएं हैं वो हर तरीके से भारतीयों से ही सजा हुआ है। और एक उदाहरण यहाँ पे देख लो कोहिनूर हीरा का। ये कोहिनूर हीरा को भी लौटाने के लिए इसको कहा गया। यानी कहने का ये तो अलग अपना बयान दिया ही, लेकिन इसको अच्छा से जवाब मिल गया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ऐसा आखिर क्या है चंद्रमा पर कि सभी देश में एक ऐसी होड़ लगी है कि वहां जाने का बेस कम करने का। तो देखिए दोस्तों, इसको कई मायने से हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला देखेंगे कि चंद्रमा पर सभी देश जो है अपना मिशन इसलिए भेजता है कि
सौर मंडल के बारे में विशेष जानकारी इकट्ठा करने के लिए। जैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि प्रथम जो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे कदम रखा था प्रथम व्यक्ति, तो ये नील आर्मस्ट्रांग का ये जूता का दाग है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जूता का दाग आज तक मौजूद है। यानी आपको ये मन में ऐसा सोचे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि 1969 ईस्वी में गया यह पुरुष, उसका जूता का दाग आज तक यहाँ स्थिर है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सच है और इसका सबसे बड़ा कारण है वायुमंडल यानी वातावरण। अगर हम पृथ्वी तथा अन्य उपग्रह या उपग्रह की बात करते हैं तो वहां वायुमंडल होने के कारण क्या होता है कि हर तरह के यहाँ धूल, आंधी, इरोजन यानी अपरदन जैसी घटना होती है और जो भी अगर गड्ढा, क्रेटर वगैरह का निर्माण होता है तो वो ढक जाता है। लेकिन चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा पे ऐसा कोई चीज है नहीं, वातावरण जैसा कोई चीज नहीं है, तो धूल, आंधी और अपरदन जैसी कोई घटना नहीं होती है और आज तक ये जो दाग है वो आज तक बरकरार है। तो इससे क्या होगा आपको जानना चाहिए कि जब सौर मंडल का जब निर्माण हुआ था आज से 4 अरब वर्ष पूर्व, जब 4 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का निर्माण हुआ था तो पूरा पृथ्वी उपग्रह तथा जितना भी सौर मंडल के अंतर्गत आने वाले क्षुद्र ग्रह था उस पर लगातार बारिश हो रहा था और लगातार बारिश होने के बाद हर जगह इतना क्रेटर यानी गड्ढा जैसा बन गया और गड्ढा बन गया। लेकिन पृथ्वी पर चाहे अन्य उपग्रह पर क्रेटर का तो निर्माण हुआ, गड्ढा का तो निर्माण हुआ, लेकिन वहां वो गड्ढा मिट गया। कारण क्या है कि पृथ्वी तथा अन्य उपग्रहों पर ये वातावरण होने से वह ये सब चीज साक्ष्य मिट जाता है। लेकिन चंद्रमा पर क्या है कि ये ऐसी कोई चीज है वहां एग्जिस्ट नहीं करती है वातावरण के कारण, जिसके कारण जो ऐसा जो जिस समय जिसका निर्माण वर्षा वहां भी हुआ, वहां भी गड्ढा का निर्माण हुआ, वहां भी क्रेटर का निर्माण हुआ, लेकिन आज तक क्या है वो बरकरार है। अतः इसके द्वारा जो है इससे क्या होगा कि सौर मंडल के बारे में विशेष जानकारी इकट्ठा किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो है अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी मिल सकता है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, पृथ्वी जैसे पर जो ग्रह है वो अलग अलग प्लेट के द्वारा निर्मित है। यानी प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत यहाँ होता है, यानी आपस में प्लेट का, पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है उसके अंदर टकराव होता है और तरह तरह की भू स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। लेकिन चंद्रमा का आपका जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा के नीचे जो जमीन के अंदर का सतह जैसा था वैसा आज भी बना हुआ है। इससे क्या होगा कि पृथ्वी के बारे में तथा अन्य ग्रहों के बारे में इसके आधार पे, इसी चंद्रमा के आधार पे जानकारियां जुटा पाएंगे। तीसरा हो जाता है कि वहां पे हम टेलीस्कोप का, यानी वैज्ञानिक ये प्रयास कर रहा है कि टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी का वहां स्थापित करके अन्य ग्रहों के बारे में विशेष जानकारी उस पर नजर रख सकता है। कारण क्या है कि वहां वातावरण नहीं, यानी जो भी कारण है वहां वातावरण नहीं होने से कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी जो उसको अच्छा से देखने में उसको क्या करे, बाधा पहुंचाए। हालांकि ये इतना आसानी से संभव नहीं है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है ग्रीन एनर्जी सहित कई आर्थिक लाभ, मेन जो सारा देश का मकसद होता है ग्रीन एनर्जी तथा वहां पर उपस्थित खनिजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके पृथ्वी पर रहे निवासियों के लिए लाभ, आर्थिक लाभ पहुंचाना। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो दोनों ने ये सत्यापित किया है कि चंद्रमा के दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ का प्रमाण साबित किया है। बर्फ होगा तो आपको पता होना चाहिए बर्फ H2O से बना होता है और इस H2O से क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से निर्मित होते हैं। तो वैज्ञानिक इसका क्या करेगा भविष्य में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक करके ऑक्सीजन निकाल के, और जीने के लिए क्या चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए। इसे चंद्रमा पर भविष्य में मनुष्य की मौजूदगी देखी जा सकती है, क्योंकि वहां जो उपस्थित बर्फ है उस बर्फ के द्वारा किस चीज का निर्माण हो जाएगा तो ऑक्सीजन का निर्माण हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज, हालांकि ये चीज इतना आसान नहीं इसलिए है कि चंद्रमा पर आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल यानी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 भाग यानी 8वां भाग है, जिसके कारण वहां मनुष्य आसानी से एग्जिस्ट यानी रह नहीं सकता है। और सबसे बड़ा चीज है कि वहां पे उपलब्ध खनिज का उपयोग पृथ्वी पे लाके किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी आपको पता है 3,84,000 किलोमीटर है और चंद्रमा पर ऐसा प्रमाण है कि वहां हीलियम की बहुत ज्यादा, हीलियम 3 की बहुत ज्यादा अधिकता है और पृथ्वी पर इसका मात्रा कम है और ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर ऊर्जा का स्रोत जो पृथ्वी पे नहीं है, इसे हम
लोग क्या कर सकते हैं, चंद्रमा से अन्य बेस्ट टेक्नोलॉजी, अच्छा से अच्छा टेक्नोलॉजी का विकास करके हम लोग चंद्रमा पे ला सकते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी पर ला सकते हैं और पृथ्वी पर इसको फ्यूजन प्रक्रिया यानी नाभिकीय संलयन करा के ऊर्जा का निर्माण करके पृथ्वी पर ऊर्जा को एक अच्छे रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आप लोग ने ये समझा होगा कि चंद्रमा पर बाकी के देश इतना ध्यान लगाए क्यों बैठा है और भारत क्यों इतना प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय